हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग फिज़िक्स वर्कशॉप चैनल के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो कौन सी टॉपिक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब एक सर्किट में, अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टर के बारे में स्टडी करी कि रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड होता है। अब हम ये जानेंगे कि एक सर्किट में अगर एक से ज़्यादा मोर देन वन रेजिस्टर लगे हों तो उस सर्किट की, जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टर लगाए गए हैं, उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसको जानने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वो जो रेजिस्टेंस सर्किट में लगाए गए हैं वो किस तरीके से लगाए गए हैं। जैसे अगर हम एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं, मान लिया जाए ये हमने एक सर्किट कंसिडर किया, ये हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं कि मान लिया हमने एक सर्किट कंसिडर कर रखा है और इस सर्किट में हमारे पास कई रजिस्टर लगे हुए हैं। एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से कई रजिस्टर लगा के रखे हुए हैं हम लोगों ने। एक रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया सर्किट में, एक रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया सर्किट में। इस तरीके से हमने डिफरेंट रजिस्टर लगा के रखे हुए हैं। और इस पूरे सर्किट में जितने रजिस्टर लगे हुए हैं, इन सारे रजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। मतलब इन सारे रजिस्टर को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना हो तो वो रेजिस्टेंस कितने मैग्नीट्यूड का होगा, इसी को हम लोग जानेंगे आज के क्लास में। अब जब हम रेजिस्टेंस की, किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर है, उसके समअप को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि वो रेजिस्टेंस सर्किट में लगा कैसे है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि हमारे सर्किट में अगर रजिस्टर लगाया जाता है तो वो रजिस्टर कैसे लगाया जाता है, और उस अगर अरेंजमेंट हमें पता चल जाए कि अरेंजमेंट किस तरह का है तो उस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ के भी रखे हुए हैं। हम लोग को क्लास 12th में थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो थोड़े क्लास 11 से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आ जाते हैं। अदरवाइज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की कुछ आइडियाज हम लोगों ने क्लास 10th में भी ले रखी है। तो यहाँ हम लोग को ये जानना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने देखा है बच्चों? हम लोगों ने देखा है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं अपने इस क्लास में। समझ में आया? ठीक है। तो अब हमारे पास ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो दो तरीके के हैं, एक सीरीज है और दूसरा पैरेलल है। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है या जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले देखेंगे। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ एक सर्किट ड्रॉ कर रखी है। इस सर्किट में हमने ये V पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण एक सोर्स ऑफ एनर्जी सर्किट में दे रखा है, जिसके कारण I अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करते हुए हम दिखा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा और ऐसे रेजिस्टेंस से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा सेल के। जिसमें हमने दो रेजिस्टर लगा रखा है, एक रेजिस्टर को R1 और दूसरे रेजिस्टर को R2 वैल्यू बता रखा है। मान लिया जाए हमने यहाँ क्या रखा है, ये जो रेजिस्टर है हमारे, ये रेजिस्टर, इस रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड हमने कितनी कर ली, R1, और दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड कितनी कर ली, R2। तो ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करी है, और ये ब्लू वाली लाइन से हमने वायर को डिनोट किया है, और ये जो ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज कलर के डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं, वो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस सेटअप कर रखा है। ग्रीन रिप्रेजेंट द सेल एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे दो रेजिस्टर लगा रखे हैं। अब इन दो रेजिस्टर को कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए कि रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगाया गया है वो सीरीज का है या पैरेलल का, जिसके लिए हम कहेंगे कि अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है तो बैटरी से करंट की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, और सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इस तरीके से होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ
कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस सर्किट में जो होगी वो ऐसे यूं करंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इधर है तो करंट के थ्रू क्या पास हो रहे हैं, तो करंट इज जनरली चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब मान लिया जाए इस पॉइंट से चार्ज फ्लो हुआ और इस पॉइंट पे फ्लो करके गया, और डायरेक्शन क्या है फ्लो की, ये वाली, ऐसे मूव करते हुए जा रहा है चार्ज फ्रॉम पॉइंट दिस वन टू पॉइंट दिस वन, ऐसे चार्ज फ्लो होते हुए जा रहा है। अब अगर चार्ज फ्लो होते हुए जा रहा है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लिया जाए 100 नंबर ऑफ चार्जेस चार्ज कैरियर मोशन कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, कितने 100 चार्ज कैरियर मोशन कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ से यहाँ पे 100 चार्ज कैरियर मोशन कर रहे हैं, मान लिया जाए, हम लोगों ने माना है, तो क्या जितने चार्ज R1 से फ्लो करेंगे क्या उतने ही चार्ज R2 से फ्लो करेंगे। जैसे मैं सिंपली पूछूं कि यहाँ से हम 100 चार्ज कैरियर फ्लो करवा रहे हैं और वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ पहुँचा। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से कितने फ्लो कर रहे थे, 100 नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो हुए। ठीक है, वो चार्ज कैरियर कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर रखी है। और हमने पाया कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं, 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर रजिस्टर 1 से पास हुए उतने ही चार्ज कैरियर रजिस्टर 2 से पास हुए, तभी तो 100 यहाँ थे और यहाँ पे 100 पहुँच गए। और पाथ क्या है, पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि in this arrangement the charge passing through resistor number 1 will equals to the charge passing through resistor number 2। बात सही है, बिल्कुल। जितने चार्ज हमारे रजिस्टर नंबर 1 से पास हो रहे हैं उतने ही चार्ज हमारे रजिस्टर नंबर 2 से पास हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन में जितने चार्ज, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होने के लिए चार्ज को सिंगल पाथ है। अब हम कह रहे हैं यहाँ से 100 चार्ज कैरियर जो चले थे और यहाँ पे पहुँचे हैं, इस पॉइंट पे पहुँचे हैं यहाँ से चल के, उसके लिए पाथ कहाँ था, तो हम कहेंगे यही एक पाथ था। तो इफ़ देयर विल बी अ सिंगल पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन आर सर्किट, इन आर डायग्राम, there are only one path for a charge particle to flow from one point to other point। सिंगल पाथ हो तो उस पाथ में जितने भी रेजिस्टर हमारे होंगे वो सारे रेजिस्टर क्या कहे जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि रेजिस्टर लगे हुए हैं, इस पाथ में 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, और अगर यहाँ से चार्ज कैरियर जा रहा है और वो चार्ज कैरियर यहाँ पहुँच जा रहा है, तो इस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो डी डेस्टिनेशन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, फ्रॉम सोर्स टू डी डेस्टिनेशन जाने के लिए कितने पाथ हैं, सिंगल पाथ। तो इस पाथ में जितने रजिस्टर हमारे आ रहे हैं, कितने रजिस्टर आ रहे हैं, 2 रजिस्टर, तो ये दोनों रजिस्टर आपस में क्या कहे जाएंगे, ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन के कहे जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या समझ में आ रहा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर विल बी वन पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट। हमारे पास आगे धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी हम थोड़े से कंफ्यूज होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमको एक श्योर शॉर्ट आइडियाज अपने थंब रूल अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि अगर एक पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज फ्लो करके जा रहा है और इस 2 पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इफ देयर इज ओनली वन पाथ, और तो उस पाथ में जितने भी रेजिस्टर लाई करेंगे बच्चों, वो दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे, कैसे हम ये पहचानेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का है। क्या है, देयर विल बी ओनली वन पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू फ्लो फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट इन द सर्किट। ठीक है, अब आगे हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ से हम V वोल्टेज दिए हैं ना, तो ये V वोल्टेज हमारे यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में हम लोगों ने इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्रिएट कर रखा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब ये V पोटेंशियल डिफरेंस कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर नंबर 1 में
और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर नंबर 2 में हो जाएगा। इसका मतलब ये V जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। अब ये दोनों पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। वो दोनों पार्ट कौन से होंगे? V1 प्लस V2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते हैं कि हमने जो वोल्टेज सप्लाई कर रखा है वो वोल्टेज डिफरेंट रेजिस्टर के थ्रू डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशनल सर्किट को, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। क्या? दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। यहाँ क्या लिख रखा है देखो, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का मतलब ये V वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू V1 प्लस V2, मीन्स दिस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। और इसी तरह से अगर और रजिस्टर लगे होते हैं 1 2 3 4 5 7 ऐसे लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर लगे रहे होते हैं, तो उन सारे का जो पोटेंशियल रजिस्टर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ इन रजिस्टर के पास V2, इस रजिस्टर के पास V1, तो V1 प्लस V2 का सम किसके बराबर होगा? इस V के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हम लोगों ने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम क्या कहते हैं? इट इज सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर है। अब आगे हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ से चार्ज फ्लो जो हो रहा है रजिस्टर नंबर 1 से, वो वही चार्ज रजिस्टर नंबर 2 से भी फ्लो हो रहा है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज थ्रू R1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज थ्रू R2। दोनों रजिस्टर से चार्ज बराबर फ्लो, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है। और चार्ज की मैग्नीट्यूड लाइक Q को अगर हम T से डिवाइड कर दें तो हम लोग क्या पाएंगे? Q/T इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हमने देखा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो थर्ड पॉइंट मैं नोट कर रखा हूं वो क्या है? करंट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V। किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो करंट होता है वो करंट क्या होता है? जितना करंट R1 से पास हो रहा है उतना ही करंट I2 से पास हो रहा है। अब अगर आपसे पूछता हूँ कि इस सर्किट में जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, तो आप कहोगे करंट जो पास हो रही है सर वो I है, I करंट इस सर्किट से पास हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं रजिस्टर 1 से कितना करंट पास हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? I करंट पास हो रहा है। और रजिस्टर 2 से जो करंट पास हो रहा है वो क्या होगा? I करंट ही होगा। मतलब रजिस्टर 1 से पास होने वाला करंट, रजिस्टर 2 से पास होने वाले करंट और जो सर्किट से पास होने वाला करंट है वो तीनों एक होगा। दैट इज I इक्वल्स टू I1 विच इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले सर्किट को पहचाना कि कैसे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशनल सर्किट को दूसरा नाम क्या है ये हम लोगों ने जाना। और तीसरे पॉइंट जानी कि करंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट करंट ऑफ द सर्किट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सर्किट में पहले हमने डिस्कस कर रखा है वोल्टेज डिवाइडर, और वोल्टेज डिवाइडर के पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। वोल्टेज विल बी सम अप, मीन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे रखा है, V पोटेंशियल दे रखा है across the circuit, across the two terminal of a circuit, तो ये वोल्टेज ये वोल्टेज जो दे रखा है वो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हुआ है अगर दोनों रजिस्टर हमारा R1 और R2 इक्वल हो। और अगर R1 और R2 इक्वल नहीं होता है तो दिस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। जिस पॉइंट को मैंने यहाँ लिख रखा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ द सर्किट विल बी सम्ड अप, जोड़ा जा सकता है। मीन्स यहाँ पे V1 और V2, क्योंकि दो रजिस्टर थे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर के पास, दो ही रजिस्टर के पास होने वाला। V1 रजिस्टर नंबर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस और V2 पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर नंबर 2 का। ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई कर रखी थी सर्किट की वो V1 प्लस V2 के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि इस रजिस्टर नंबर 1 से जो करंट पास हो रहा है वो I है, तो बाई ओम्स लॉ V1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 इंटू R1, और V2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? I2 इंटू R2। ये दोनों प्रॉपर्टी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि V1 इज इक्वल्स टू, ये जो V1 हम लोगों ने यहाँ पाया है वो V1 किसके बराबर होगा? I1 R1 के बराबर। ये कहाँ से जाना? तो हम कहेंगे बाई ओम्स लॉ हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि V1 की वैल्यू I1 R1 और V2 की वैल्यू I2 R2 के बराबर होगी। अब यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन ये वाली है, इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करें V1 की वैल्यू, तो V1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? I1 R1, और V2 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? I2 R2, और V के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? V के जगह पे पुट कर सकते हैं I, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट।
ये रहा। हमने V के जगह पे क्या पुट कर लिया, V के जगह पे हमने पुट किया I R इक्विवेलेंट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट I तो फ्लो हो ही रहा है सर्किट से। V1 के जगह पे क्या पुट कर लिया, V1 के जगह पे I1 R1 और V2 के जगह पे I2 R2। अब हम ये जानते हैं कि I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर, मीन्स इस I1 को और इस I2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस I1 और इस I2 को, इस वाली लाइन की I1 और I2 को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग I से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम I लिख सकते हैं और यहाँ पे भी I लिख सकते हैं और I को हम कॉमन निकाल सकते हैं, जो मैंने इस स्टेप में दिखाया है आपको। तो अगर हम I कॉमन ले लेते हैं तो दिस I एंड दिस I विल कैंसिल आउट और हमें मिलेगा क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टर सीरीज, किसी सर्किट में दो रेजिस्टर हैं और दो रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो दोनों रेजिस्टर के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब आगे देखा जाए तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब ये आया कैसे, तो हमने कहा कि हमें ये मालूम है कि सर्किट में हमारे वोल्टेज का समेशन होता है, इसका मतलब V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 के जगह पे हम लोगों ने I1 R1 पुट किया, V2 के जगह पे I2 R2 पुट किया और V के जगह पे I इंटू R इक्विवेलेंट पुट किया। और क्योंकि I1 I2 के बराबर था इसलिए I1 और I2 दोनों I के बराबर है, तो इसलिए हम कॉमन निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट कर लिया I से कैंसिल आउट हो गया और R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये आ गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ये हमने रिजल्ट पाया, ये जो लाइन लिख रखी है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली पॉइंट पाई कि अगर दो रेजिस्टर सर्किट में है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी, जो कि हम क्लास 10th में भी जान रखे हैं। अब आगे बात है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे इक्वल होते, R1 इक्वल्स टू R2 विच इज इक्वल्स टू R, सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू R। ये देखो, अगर हमने माना कि R1 R2 दोनों R के बराबर हो, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो इक्विवेलेंट सेशन में यहाँ पे हम क्या रखेंगे, R, यहाँ पे क्या रखेंगे, R और R मिलकर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू R। अब अगली चीज़ हम ये जानेंगे कि अगर हमारे सर्किट में दो नहीं, दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे होते सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इफ़ n resistors are connected in circuit in series, n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा के रखा है, पहले रेजिस्टर की वैल्यू R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, इसी तरह से n नंबर ऑफ रेजिस्टर हम लोग लगा के रखे हैं और लास्ट वाले की NR है, तो हम देखेंगे जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो सारे रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली ऐड कर लिया जाए तो हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? और अगर ये सारे R1, R2, R3 सारे के सारे आइडेंटिकल होते, आइडेंटिकल होने का मतलब सबकी मैग्नीट्यूड अगर सेम होती तो R इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, तो इफ दीज रेजिस्टर आर आइडेंटिकल देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू NR। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की पूरी लॉजिक जान ली कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम पहचानेंगे कि वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोगों ने पहली लाइन में जाना। फिर हमने कहा कि इसका दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। उसके बाद हमने कहा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल इक्वल्स टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वोल्टेज का समेशन होता है। फाइनली पाया कि R इक्विवेलेंट जो होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी और दोनों R अगर सेम हो जाए तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R हो जाएगी। और अगर हमने सर्किट में दो से ज़्यादा रजिस्टर लगा के रखे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो से ज़्यादा रजिस्टर है तो सबका समेशन करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। और साथ में हम लोगों ने लिखा कि अगर वो सारे रजिस्टर हमारे जो हम लोगों ने n नंबर ऑफ रजिस्टर लगा रखे हैं वो सारे के सारे अगर आइडेंटिकल हो, सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू n टाइम्स ऑफ R, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू NR हो जाएगा। अब यहाँ एक और चीज़ हम लोग को जाननी है बच्चों कि अगर हम ये कहें कि हमारे सर्किट में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक की वैल्यू हमने मान ली 3 और दूसरे की वैल्यू मान ली 6, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो हम कहेंगे इट विल बी द सम ऑफ 3 प्लस 6 एंड दिस विल इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। सही है? हाँ, हमारी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब ये देखना है हम लोगों को
कि हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट आया है वो R इक्विवेलेंट हमारे सर्किट के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है, बट आप इस बात को बहुत ध्यान से देख लेंगे कि अगर हमारे सर्किट में R इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जितनी भी सर्किट में रजिस्टर लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इंडिविजुअली। वो उस रेजिस्टेंस को हम फिर से इस बात को बोलते हैं कि हमारे सर्किट में जो हम लोगों ने R इक्विवेलेंट पाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट पाया है, वो R इक्विवेलेंट उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर हैं उस रजिस्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रजिस्टर which have a maximum value in the circuit in series combination। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है बच्चों। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि मान लिया पहला रेजिस्टेंस हमने 3 लिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने 6 लिया, तीसरा रेजिस्टेंस हमने 9 लिया, उसके बाद हमने चौथा रेजिस्टर लगा दिया और उसकी वैल्यू हमने मान ली 1 है। तो इसका जब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कर रखे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 19। अब यहाँ देखो कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 19 है, और ये 19 की वैल्यू इन सारे रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम कौन सा है, 9 से ज़्यादा होगा। इसी पॉइंट को मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की लॉजिक को जाना। अब यहाँ हम लोग को एक पॉइंट और जानना है बच्चों, वो ये कि हमने ये तो पता कर लिया कि इस सर्किट से आई करंट पास होगी। अब अगर मैं रजिस्टर 1 से पूछूँ आपसे कि कितना रजिस्टर 1 से करंट पास होने वाला है, तो आप यहाँ पॉइंट नंबर 3 को देखोगे और ये कहोगे कि रजिस्टर 1 से उतनी ही करंट पास होगी जितनी सर्किट से पास हो रही है, और सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है, आई। तो रजिस्टर 1 से पास होने वाली करंट जो होगी वो कितनी होगी, आई। सिमिलरली रजिस्टर 2 से पास होने वाली करंट कितनी होगी, आई। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि रजिस्टर 1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर नंबर 1 और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट रजिस्टर नंबर 2, मीन्स व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड V2। तो ये V1 और V2 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज वोल्टेज डिवाइडर। हमने कहा कि ये हमारी सर्किट थी, उसी सर्किट को मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। V वोल्टेज अप्लाई किया, I करंट पास हो रही है, I1 रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 से उतनी ही करंट पास होगी जितनी करंट हमारी सर्किट में। V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये कहेंगे कि V बाई ओम्स लॉ वी नो दैट V1 इक्वल्स टू I1 R1, एंड सिंस द करंट I1 इज इक्वल्स टू द करंट इन द सर्किट, सो I1 विल बी रिप्लेस्ड बाई I, देयरफॉर V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, यही हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R2, ये हम कह सकते हैं। और अगर हम सर्किट में करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें इस सर्किट की R इक्विवेलेंट मालूम चल गई है, ओम्स लॉ अप्लाई करें तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, और इस सर्किट के R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2। तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारे इस सर्किट में जो V1 की वैल्यू होगी वो I R1 के बराबर होगी, और I की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, V अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे ये जो I है, इस I के जगह पे ये वाली I की वैल्यू अगर हम उठा के पुट कर दें तो V1 इज इक्वल्स टू I के जगह पे क्या रखना है, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, देयरफॉर V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, उसी तरह से सेम लॉजिक अगर हम अप्लाई करें तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 इज इक्वल्स टू V R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वोल्टेज डिवाइडर में हमने ये जाना कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड V2। यहाँ पे देखना है कि V1 की वैल्यू, ये यहाँ पे V1 में देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो हमारे इक्वेशन में भी न्यूमरेटर में कौन से रजिस्टर है, R1। V1 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, दैट इज V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1।
सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू वी R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसी चीज़ को हम इन जनरल लिखे तो ये नहीं लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर हुज वैल्यू इज n। nth रजिस्टर से अगर निकालना हो तो यहाँ देखो 1 है तो रजिस्टर कौन सा न्यूमरेटर में 1, वोल्टेज 2 है तो रजिस्टर कितना R2। उसी तरह से अगर Vn है तो यहाँ रजिस्टर कितना होगा Rn होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है। ये सिंपल सी लॉजिक हम लोग को लगानी है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, तो हम सिंपली कहेंगे V1 इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अप्लाई V R1 अपॉन R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। तो इसको हम यहाँ पे समझे और इसको इस इक्वेशन के लिए इस एग्जाम्पल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्या क्या निकालना है हम लोगों को, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट, और साथ में क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर मीन्स V1 और V2 दोनों। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा रजिस्टर ये R1 और R2 आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है बच्चों, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्योंकि सिंगल पाथ से जुड़े हुए हैं। दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को फ्लो होने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ही पाथ चाहिए, इसलिए इन दोनों रजिस्टर को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसलिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब आप जरा सोच के बताइए कि V1 की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि V1 की वैल्यू निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज किया था वो क्या था, V1 इज इक्वल्स टू V R1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, यही हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो V के जगह पे क्या रखेंगे 10, R1 की जगह पे 2, 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 एंड सम ऑफ रेजिस्टेंस दिस 5। तो 10 इंटू 2 ये रहा लिखा हुआ, 10 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। इसी तरह से अगर V2 के लिए अप्लाई करें तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू V R2 अपॉन R इक्विवेलेंट। V is 10, R2 is 3 अपॉन R इक्विवेलेंट is 2 + 3 that is equals to 5। तो 10 into 3 अपॉन 5 this will equals to the voltage across रजिस्टर नंबर 2। तो ये हम लोग सिंपली देख रखे हैं कि यहाँ से हमने ये जाना कि हमारे रजिस्टर 1 से पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर 2 से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। और दोनों में कितना पाया, एक में पाया 4 वोल्ट और दूसरे में पाया 6 वोल्ट। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया V1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 3 रजिस्टर सर्किट में लगे होते बच्चों तो क्या करना होता, अगर 3 रजिस्टर सर्किट में लगे होते तो तीसरे रजिस्टर के लिए हम कह लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे R3 एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस जगह पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है R3। तो R3 अगर है तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V3। अब जरा सा आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेके मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ V3। तो हम ये कहेंगे, सोचने के बाद पता चलता है कि V3 की वैल्यू जो होगी तो इसमें हम लोग को करना क्या है, V3 इज इक्वल्स टू V अपॉन सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब जरा सोचिए कि इस जगह पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम निकाल रहे हैं V3, V3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चों, R3 से। अगर आप ये समझ गए इसका मतलब आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो उन सीरीज कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को देख लिया। अब आगे हम लोग को देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की लॉजिक आपको समझ में आई होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन की लॉजिक एक बार फिर से मैं आपको बैक जाके दिखा दूं कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने पहले चीज़ जानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आप नोट कर सकते हैं कि हमारा पाथ कंडीशन ये जाना कि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जानी, दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट विल बी कॉन्स्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर एंड इज इक्वल्स टू द वोल्ट करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। उसके बाद हम लोगों ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन हो जाता है। जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंस है इसलिए R1 प्लस R2 हुई। और अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn हो जाएगा। और अगर ये दोनों रेजिस्टर दोनों केसेस में हमारा आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो 2 रेजिस्टेंस केस में 2R और n रेजिस्टर के केस में
NR होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे जाना। उसके बाद हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और ये जाना कि वोल्टेज डिवाइडर के अरेंजमेंट में V1 और V2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो V1 और V2 की वैल्यू जनरली हम लोगों ने अप्लाई करी और ये पाया कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला मिल रहा है वो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। क्या है? Vn इज इक्वल्स टू VRn अपॉन सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जिस रजिस्टर के थ्रू आप निकालना चाहते हो उस रजिस्टर को यहाँ रखो और उस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की लॉजिक जानी, फिर फॉर्म एक एग्जाम्पल लगाया। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम में बना के रखा हूँ। इस डायग्राम में देखना है हमें ये कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखी है। ये रहा V पोटेंशियल डिफरेंस डायग्राम को अगर देखा जाए तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमने वायर कनेक्ट किया। एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेट अस कंसीडर इट इज सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। इससे हमने वायर लगाया और वायर लगाने के बाद दो रेजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं इस अरेंजमेंट में। अब हम देखें कि यहाँ से करंट जाएगी, जो करंट जा रही है उस करंट को हमने I मान रखा है और ये करंट ऊपर जाने के बाद दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई और I1 करंट किससे पास हो रही है? रजिस्टर नंबर 1 से, और I2 करंट रजिस्टर नंबर 2 से पास हो रही है और ये दोनों के दोनों यहाँ आके मिलके फिर से यहाँ से I होते हुए फिर वापस ये सेल में आ जा रही हैं। ये हम लोगों ने पूरे सर्किट में अरेंजमेंट में देखा है कि ये हमारा ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जाते हुए यहाँ से ऐसे मूव करते हुए यहाँ पहुँची, यहाँ से इसने दो ब्रांचेस में अपने आप को डिवाइड करा। डिपेंड करता है कि कितनी करंट ऊपर जाएगी कितनी करंट नीचे जाएगी, इसको हम लोग देखेंगे। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने V1 और V2 मान रखा है। फिर I1 और I2 मान रखा है। I1 करंट यहाँ रजिस्टर नंबर 1 से जाती है, I2 करंट यहाँ रजिस्टर नंबर 2 से जाती है। रजिस्टर नंबर 1 से I1 करंट ऐसे पास होते हुए यहाँ पे इस टर्न नोड पे आ जाती है। I2 करंट रजिस्टर नंबर 2 से मूव करते हुए यहाँ से आके इस नोड पे आती है और यहाँ पे ये दोनों फिर से समेशन होके यहाँ पे कितनी करंट बन जाएंगी? I करंट बन जाएंगे। तो ये हमारी सिंपल सी लॉजिक हमारे दिखने को मिल रही है इस सर्किट से। अब इस सर्किट को देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो ब्लैक वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर रखा है, ये पॉइंट, इससे जो दूसरा ब्लैक वाला पॉइंट कंसिडर कर रखा है, ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है और पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है। अब अगर यहाँ से करंट आ रही है तो करंट का आना मतलब फ्लो का चार्ज होना, चार्ज का फ्लो होना, सॉरी माय मिस्टेक, चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज फ्लो होते हुए आ रहे हैं, मान लिया जाए 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, 100 पॉजिटिव चार्ज कैरियर यहाँ से आए। अब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद कितने चार्ज कैरियर इस पॉइंट पे आ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 पे 100। और हमने जब I2 के पास देखा तो वहाँ पे भी तो कितने चार्ज कैरियर हो गए? 100। हमने I2 के पास भी 100 चार्ज कैरियर पाए। I1 के पास कितने चार्ज कैरियर थे? 100 चार्ज कैरियर थे। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ से जाने वाला और यहाँ से जाने वाला जो चार्ज कैरियर है उन दोनों का समीशन होना है। इसका मतलब कुछ चार्ज कैरियर R1 से पास हुए हैं और कुछ चार्ज कैरियर R2 से पास हुए हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कुछ चार्ज कैरियर R1 से पास हुए और कुछ चार्ज कैरियर R2 से पास हुए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से चार्ज यहाँ पे गया, अब यहाँ आने वाले चार्ज, इस पॉइंट पे आने वाले चार्ज यहाँ पे जब आए तो क्या इन चार्जेस को इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में जो पाथ है वो क्या एक यूनिक पाथ है? तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ तो दो पाथ हैं, मीन्स देयर विल बी मोर देन वन पाथ पॉसिबल। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा पाथ पॉसिबल हो जा रहे हैं चार्ज को फ्लो होने के लिए, तो उन पाथ में जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हुआ है उन पाथ में लगे रेजिस्टर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 मैंने नोट कर रखा है, देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे चार्ज को फ्लो होने के लिए कितने पाथ हैं? तो हम कहेंगे यहाँ पे दो पाथ हैं। तो उन दोनों पाथ पे लगे रेजिस्टर जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? वो दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ एक और चीज़ हम लोग को जानने को मिल रहा है कि हमारे R1 का कनेक्शन सीधे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से है। R2 का कनेक्शन इंडिविजुअली पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से है। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे जो वैल्यू V की यहाँ होगी
वही वैल्यू V की यहाँ होगी और वही वैल्यू हमारे सर्किट का होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास, ठीक इस पॉइंट को देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रेजिस्टेंस से पास होने का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स पीछे हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट था, यहाँ क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब साथ में एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से आई करंट आ रही है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, किसका डिवीजन हो रहा है, करंट का, इसलिए करंट डिवाइडर सर्किट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देखें, देयर विल बी मोर देन वन पाथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये पहला पॉइंट जाना। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना कि दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट डिवाइडर अरेंजमेंट। अब करंट डिवाइडर अरेंजमेंट में पहले ब्रांच से जिससे रजिस्टर R1 लगा हुआ है उससे करंट कितनी जा रही है I1, दूसरे से कितनी जा रही है I2, सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, इसलिए हम अगला पॉइंट ये कह सकते हैं द करंट विल बी सम अप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की लॉजिक क्लियर हो रही है। अब यहाँ देखा जाए कि हमने कहा R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, R2 के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो अगर हम इस ब्रांचेज के लिए अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हम कहेंगे ओम्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ओम्स का फॉर्मूला कहता है V इज इक्वल्स टू IR। सो यहाँ से जाने वाली करंट कितनी है I1 और रजिस्टर कितना है R1, तो V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1, सो I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरली इस ब्रांचेज में I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पे I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, और V1 और V2 की वैल्यू हम पहले से जान रखे हैं कितनी है, V। तो अब ऐसे कंडीशन पे ये I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ले और इस I2 की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर लिया जाए, तो हम ये कहेंगे I1 के जगह पे V1 अपॉन R1 और I2 के जगह पे V2 अपॉन I2, और I के जगह पे क्या, तो हम I के जगह पे कहेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, तो हम ये I के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, I के जगह पे हम यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट, और I1 के जगह पे V1 अपॉन R1 और I2 के जगह पे V2 अपॉन R2। अगर हम ये पुट करें तो हम देखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है, सो I के जगह पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 के जगह पे यहाँ से पुट किया V1 अपॉन R1 और I2 की वैल्यू क्या पुट करी, V2 अपॉन R2। ऐसे कंडीशन पे हम ये देखेंगे कि हमारे सर्किट में वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब V1 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, इस इक्वेशन में V1 को रिप्लेस किया जा सकता है V से, V2 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, V2 को भी रिप्लेस किया जा सकता है V से। ऐसे कंडीशन पे V कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दोनों से V कॉमन ले लिया और V से V को कैंसिल कर दिया, तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हम लोग यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट जान रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of equivalent resistance, that is 1 upon R equivalent, is equals to the sum of the reciprocal of individual resistance। रेसिप्रोकल्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट हुआ वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो गया। अब ऐसे कंडीशन पे अगर दोनों एक से ज़्यादा रजिस्टर, दो से ज़्यादा रजिस्टर हो, मान लो n रजिस्टर हो, तो हम ये कह सकते हैं फॉर n रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। अब अगर ये रजिस्टर हमारे आइडेंटिकल हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R 1 अपॉन R सो अपॉन n अपॉन R, और इसको रेसिप्रोकल को जब उल्टा करेंगे, मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, R बाई n। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है, n टाइम्स डिक्रीज हो जा रही है। ऐसे कंडीशन पे हम ये लिख सकते हैं क्या, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल डिक्रीजेज। मान लिया जाए पहला जो रजिस्टर है वो 2 ओम का है, दूसरा रजिस्टर हमारा 3 ओम का है, तो अगर हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर लिए तो हमारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे दिस विल इक्वल्स टू 6/5। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/5, और 6/5 को हम कितना लिख सकते हैं, इट विल इक्वल्स टू 1.2। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1.2 आएगा। क्या 1.2 2 और 3 दोनों से कम है, तो हम कहेंगे दोनों से कम है। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आर इक्विवेलेंट होता है दिस विल बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। समझ में आया बच्चों कि ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी समझ में आ रही है। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अरेंजमेंट में R1 से कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट R1, तो आप कहोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल इक्वल्स टू द पोटेंशियल अप्लाइड। सो R1 से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा, R2 से जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और V हमारे सर्किट में ऑलरेडी गिवन है। तो R1 और R2 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हम कैलकुलेट कर रखे हैं, वो तो सर्किट में गिवन है। R1 और R2 गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो I1 और I2 कितना होगा, इसको पढ़ने के लिए हम कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो है करंट डिवाइडर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करंट डिवाइडर फॉर 2 रेजिस्टर मीन्स व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ I1 एंड I2। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे सर्किट में जो V1 की वैल्यू होगी, V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 एंड V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। और V1 और V2 दोनों क्या है, V1 और V2 दोनों सेम है, क्योंकि V1 और V2 किसके बराबर है, V के बराबर। सो हम ये पहली चीज जाने कि इन आर सर्किट, इन आवर गिवन सर्किट, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 and V2 is equals to I2 R2. Since V1 is equals to V2 is equals to V, therefore I1 R1 is equals to I2 R2. इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला, I1 R1 is equals to I2 R2। और हम यहाँ पे देखें कि दूसरी पॉइंट हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को I1 और I2 कैलकुलेट करना है, दो वैल्यू जाननी है। करंट I1 की वैल्यू कितनी हो, करंट डिवाइडर मीन्स हमको ये पता करना है कि I1 की वैल्यू कितनी है या I2 की वैल्यू कितनी है। तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितने अननोन है, 2 अननोन है। 2 अननोन है तो हम लोगों को किसी भी तरीके से 2 इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हम लोगों ने क्या पा लिया, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। अब हम इस सर्किट में दूसरा इक्वेशन ढूंढते हैं, इस सर्किट में दूसरा इक्वेशन ढूंढते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग जानेंगे और दूसरा इक्वेशन ये पाएंगे कि यहाँ हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट यहाँ से I आ रहा है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब I1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 क्या मान लिए, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो ये दो इक्वेशन हो गए, एक पहला वाला इक्वेशन जिसमें I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, और दूसरा वाला इक्वेशन जिसमें I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I है। और हम एक और चीज़ जान रखे हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद I1 की जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी बच्चों, वो हो जाएगी I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है? देखना ये है I1, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे I1 निकाल रहे हैं। I1 की वैल्यू कितनी हो रही है, I अपॉन R1 इंटू R2 इंटू R2। यहाँ पे देखना है, हम I1 जब निकालने गए तो न्यूमरेटर में क्या आया, R2। उसी तरह से I2 निकालने गए तो न्यूमरेटर में क्या आया, I1, जो कि हम वोल्टेज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखे थे, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में हम लोगों ने ये पाया था, अगर हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे जाएं तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे हम लोगों ने ये देखा था बच्चों कि V1 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, V1 इज इक्वल्स टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, वोल्टेज निकाल रहे थे तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1। बट हम करंट डिवाइडर सर्किट पे जब गए तो करंट डिवीजन में हम लोगों ने करंट डिवाइडर सर्किट जो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, I1 इज इक्वल्स टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ देखने वाली बात यह है कि I1 निकालने जा रहे हैं
तो हम न्यूमरेटर में किसको रख रहे हैं, R2 को। I2 निकालने जा रहे हैं तो न्यूमरेटर में किसको रख रहे हैं, R1 को। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये हम यहाँ पे देखें तो ये देखा जाए वोल्टेज में, यहाँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में V1 R1 V2 R2 मिल रहा था, बट अब हम जब यहाँ पे करंट डिवाइडर सर्किट में आए तो I1 इज इक्वल्स I1 यहाँ, तो यहाँ पे R2 I2 R1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो I1 और R2 की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गई। अब हम इसको रिजल्ट देखें इसका, तो I1 और I2 की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, करंट थ्रू एनी रजिस्टर इज, मान लिया जाए जो हम किसी भी रजिस्टर के तरफ के हिसाब के अक्रॉस जो करंट निकाल रहे हैं, दिस विल इक्वल्स टू द टोटल करंट दैट इज I इंटू रजिस्टर ऑफ अपोजिट ब्रांच। अगर I1 निकाल रहे हैं तो दूसरा ब्रांच कौन सा हो गया, R2। I2 निकाल रहे हैं तो दूसरा ब्रांच कौन सा हो गया, R1, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज R1 प्लस R2, सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का मतलब सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ I1 है, यहाँ I1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, R2। यहाँ I2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, R1। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब हम देखें कि अगर हम हमारे सर्किट में 3 रजिस्टर हैं, तो 3 रजिस्टर है तो एक से करंट कितना पास होगा, I1, दूसरे से करंट कितना पास होगा, दूसरे से करंट I2, और तीसरे से कितना करंट पास होगा, I3। तो यहाँ हमारे पास 3 रजिस्टर गिवन है और 3 रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल रजिस्टर, 3 रेजिस्टेंस हमने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है, R1 R2 और R3, और तीनों से करंट पास हो रही हैं, और करंट कितनी है, I1 I2 और I3। तो ये जो करंट होगी वो कितनी होगी, I1 I2 I3 की इंडिविजुअल वैल्यू। तो इसको जानने के लिए हम लोग फिर से कहेंगे कितने अननोन हैं, 3 अननोन। तो कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन हम लोगों ने कहा कि इस ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ इस ब्रांचेस में V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू I1 R2 R1, इसमें V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, और यहाँ V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। और इन तीनों को V1 V2 V3 तीनों इक्वल हैं, ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं V1 के जगह पे I1 R1, V2 के जगह पे I2 R2 और V3 के जगह पे I3 R3। इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 विच इज इक्वल्स टू I3 R3 निकाल लिया। पहला इक्वेशन पता चल गया। दूसरा इक्वेशन हम देख रहे हैं कि I इज इक्वल्स टू सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो करंट आई वो 3 ब्रांचेज में डिवाइड होगी, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच और तीसरा ब्रांच। इसका मतलब इन तीनों ब्रांचेज में जाने वाली करंट आने वाली करंट के बराबर होगी, किरचॉफ्स लॉ जो हम लोग इसके बाद के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिख लिया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग कहेंगे व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं बच्चों कि अगर 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, R1 R2 R3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ये हमारे पास एक शॉर्टकट अप्रोच है। 3 different resistors are connected, if 3 different resistors are connected in circuit in parallel, तो R इक्विवेलेंट को निकालने का ये फॉर्मूला। अब देखा जाए तो यहाँ पे पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये और तीसरा इक्वेशन ये, 3 इक्वेशन और 3 अननोन। अब हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बाय सॉल्विंग 3 इक्वेशन वी गेट I1 की वैल्यू जो मिलेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ब्रांच नंबर 1 में जो करंट जा रहा है I1 which is equals to total current I divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3। ये R इक्विवेलेंट में जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वही है, इनटू R1 R2 R3 में देखा जाए तो कौन सा रेजिस्टर यहाँ मिसिंग है, R1 मिसिंग है। तो जो मिसिंग रेजिस्टेंस है यहाँ रेजिस्टर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो मिसिंग रेजिस्टेंस है यहाँ पे कौन सा है, R1 है। तो R1 मिसिंग है, इसका मतलब हम ये शॉर्टकट अप्रोच है करंट को पता करने का। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल्स टू टोटल करंट I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। यहाँ से हम रेजिस्टेंस किसको हटाए हैं,
वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोग करंट को मेजर करने जा रहे हैं। उसी तरह से अगर I2 की वैल्यू निकाली जाए तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना है, I2 की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो करंट के I1 के जगह, I के जगह पे I ही रहने देंगे। तो पहला क्या आ गया, I अपॉन डिनोमिनेटर में ये जो है वो पूरा का पूरा लिख लिया। अब हम करंट किसके थ्रू निकालने जा रहे हैं बच्चों, I2, रजिस्टर नंबर 2। तो जिस रजिस्टर के थ्रू निकालने जा रहे हैं उसको हम यहां से रिप्लेस कर दें। तो कौन सा रिप्लेसमेंट होगा, जिससे निकालने जा रहे हैं, कौन सा, 2। तो 2 हटा दिया तो बचा क्या, R1 इंटू R3। समझ पाए? हाँ, तो जिस ब्रांच के थ्रू हम करंट पता करना चाहेंगे वो इस इक्वेशन में वो वाली रेजिस्टेंस हट गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो I2 की वैल्यू देखा जाए तो क्या आई, I2 इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। यहाँ से मिसिंग कौन सा है, R1 R2 R3 में R2 मिसिंग है। यहाँ कौन सा मिसिंग था, R1 मिसिंग था। उसी तरह से I3 की वैल्यू सोच के बताइए क्या होने वाला है। अगर आप अप्रोच करें तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। I3 इज इक्वल्स टू I के जगह पे तो I ही रहने देंगे आप, डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा उसी तरह से लिख लेंगे यहाँ डिनोमिनेटर। फिर लिखना क्या है, 1 2 3। कौन सा करंट निकालने जा रहे हैं आप, R3 करंट निकालने जा रहे हैं। जिस करंट को निकालने जा रहे हैं वो रेजिस्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, मिसिंग। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनने वाला है वो है I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू। तो देखा जाए यहाँ तो I3 की वैल्यू हमारी वही आई जो हम लोगों ने अभी सोचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल करंट 3 ब्रांचेज में निकालने जाते हैं तो 3 ब्रांचेज के लिए हमारे पास I1 की वैल्यू I इंटू R2 R3 डिवाइडेड बाई R12 R23 R13। I2 निकालने गए तो यहाँ से R2 मिस हो गया, I3 निकालने गए तो यहाँ तो R3 मिस हो गया। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग 2 रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम ये पोर्शन निकाल के हटा दें। अब अगर ये हटा दिए तो हमारे सर्किट में पीछे वाली सिचुएशन आ गई जो हम लोगों ने यहाँ पे देख रखी है, 2 सर्किट के कॉम्बिनेशन, ये रिजल्ट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखा जाए तो R1 क्या है, मिसिंग है, यहाँ से R2 मिसिंग है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने को हम लोगों को इस इक्वेशन में मिला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रजिस्टर कितना होगा, इसको हम लोगों ने जाना। ठीक है, थैंक्स कि आप लोगों ने ये हमारे लेक्चर्स को देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो रेजिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का होगा, तो उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।